नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं विप्लव राही। कल हमने आपको एक मजेदार कहानी राजनीतिक भूचाल की बताई थी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी से 7 सांसद निकलकर बीजेपी में विलय की बातें कर रहे हैं राघव चड्ढा के नेतृत्व में। उस राजनीतिक ड्रामे में आज एक और नया मोड़ देखने को मिला है। दिलचस्प बात यह है कि ये राजनीति का नया ड्रामा वैसे तो इस वक्त विपक्ष बनाम बीजेपी का होना चाहिए था और मोटे तौर पे ऐसा दिख भी रहा था क्योंकि आम आदमी पार्टी एक विपक्षी पार्टी मानी जाती है। लेकिन कांग्रेस का इस पर कुछ अलग तरह का रुख आज देखने को मिला है और बाकी जो विपक्षी दल हैं उनका रुख अलग है। इसके कारण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खास करके जो हिंदी बेल्ट की महत्वपूर्ण पार्टी है, समाजवादी पार्टी यूपी के सबसे बड़े देश के सबसे बड़े राज्य की सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी है, उसने बिल्कुल अलग रुख आज लिया और कांग्रेस को उसके अप्रोच के लिए कटघरे में भी एक तरह से खड़ा किया, उससे सवाल पूछे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि एक तरफ आप में टूट हो रही है और दूसरी तरफ विपक्ष में फूट नजर आ रही है। तो सवाल बड़ा यह है कि जब लड़ाई बीजेपी से है तो सपा और कांग्रेस आपस में क्यों तकरार करते नजर आ रहे हैं। और सवाल यह भी है कि राघव चड्ढा के पॉलिटिकल शिफ्ट ने क्या आपके साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी हिला दिया है और उसके भीतर के आपस के अंतर्विरोध भी उभर कर सामने आ रहे हैं। क्या यही वजह है कि सपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर अलग अलग सुर में दिखाई दे रहे हैं। और ये मसला समझने के लिए हम आइए सुनते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता ने किस तरह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कांग्रेस ने इस आम आदमी पार्टी में जो फूट हुई है इस पे किस तरह की प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। सबसे पहले सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने इस मसले पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर की। ये कि पंजाब में आपस में शायद मनमुटाव इनका और केजरीवाल का हुआ था, क्योंकि शुरू में जब पंजाब में सरकार जीती आम आदमी ने, तो एक तरीके से समझ लीजिए उनके जो बैंक के कलेक्शन एजेंट थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पूरा धन पर आधारित होती है, ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का, सरकार चलाने का, वो शायद जिम्मा राघव चड्ढा को मिला हुआ था। फिर केजरीवाल यहाँ से खाली हो गए। अब खाली हो गए तो सीधे पंजाब पहुंचे। उनको लगा कि नहीं, अब ये काम मुझे सीधे करना चाहिए। तो शायद इन चीजों को लेकर इनमें आपस में मनमुटाव पहले चालू हुआ है। तो देखा आपने किस तरह से संदीप दीक्षित ने कहा कि ये तो धन उगाही करने वाली पार्टी है और ये पैसे का मामला था। और पहले राघव चड्ढा ये सब करते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग और ये सब के बदले में पैसा लेने का काम। केजरीवाल खाली हो गए, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे और जेल से भी छूट गए, तो उनको लगा कि अब हम ये खुद काम करें। इस पे मनमुटाव हुआ, पैसे के लेन देन का आपसी झगड़ा है। इस तरह से उन्होंने पोस्ट किया। जो आम आदमी पार्टी अपना विक्टिम कार्ड कल से खेल रही थी और वो विक्टिम है भी पहली नजर में कि भाई उसके साथ सांसद छोड़ के जा रहे हैं, तो सहानुभूति विपक्षी दलों की उसके तरफ होगी। लेकिन कांग्रेस के इस प्रतिक्रिया में कोई ऐसी सहानुभूति नजर नहीं आई। और केवल संदीप दीक्षित ही नहीं, कांग्रेस के एक और नेता अभिषेक दत्त ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर की और कुछ आगे भी उन्होंने एक बात कही। आप सुनिए किस तरह से उन्होंने इस मसले को एक और मोड़ देने की कोशिश की। देखिए, केजरीवाल जी का एक बड़ा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। जब स्वाति मालीवाल जी और राघव चड्ढा जी खुल के केजरीवाल जी का विरोध कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी ने लोग अपनी पार्टी से सस्पेंड क्यों नहीं करा, एक्सपेल क्यों नहीं करा, क्यों उन्होंने इनको अपनी पार्टी में रखा? आज तक एक भी नोटिस उन्होंने केजरीवाल जी ने इनको सर्व नहीं करा। तो उनके घर का आदमी उनके कहने पे आगे शिफ्ट हो रहा है। अब केजरीवाल जी पे जिस तरीके से ईडी के नोटिस आ रहे, आने बंद हो जाएंगे। तो एक रास्ता बनाया है केजरीवाल जी ने। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा कि ये दरअसल केजरीवाल ने ही अपनी पार्टी में स्प्लिट करा दिया है और अपना रास्ता बना के अपने लोगों को उधर भेज दिया है ताकि ईडी के नोटिस आने बंद हो जाए। मतलब एक कदम और आगे जाते हुए इन्होंने आम आदमी पार्टी की अंदरूनी साजिश ये सारा कुछ बता दिया कि ये ड्रामा है, केजरीवाल ने ही अपने लोगों को उधर भेज दिया है और डील ये है कि इसके बदले में अब वो केजरीवाल के ऊपर जो ईडी का शिकंजा है वो ढीला हो जाएगा, नोटिस वोटिस अब नहीं मिलेंगे। मतलब ये बता रहे हैं कि ये बीजेपी की केजरीवाल की आपस की सारी साठगांठ है। ये कोई केजरीवाल ऐसे बेचारे नहीं है और उनके सांसदों को लेकर राघव चड्ढा चले गए हों तो विलेन राघव चड्ढा नहीं है इस मामले में। ये दोनों की मिली भगत है, इन्हीं के आदमी है, उधर भी जाकर के केजरीवाल का ही काम कर रहे हैं। मतलब इस तरह से इन्होंने एक और इसमें नया एंगल जोड़ दिया। और
ऐसा नहीं है कि केवल ये एक दो नेता ही हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी इस मुद्दे पर कुछ ट्वीट किए हैं। वो आप देखिए कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं उन्होंने भी जाहिर की हैं। वो कह रहे हैं कि अब जबकि आपका स्वघोषित ईमानदारी वाला मुकदमा पूरी तरह से उतर चुका है और उनकी बीजेपी के साथ जुगलबंदी जग जाहिर हो गई है, तो औपचारिकता क्यों निभाते हैं? बेहतर होगा कि वे अब आधिकारिक रूप से बीजेपी में ही विलय कर लें, क्योंकि वैचारिक और व्यावहारिक दूरियां तो अब बची नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि आपके राज्यसभा सांसदों का पाला बदलना कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित इंटरवल है। ऐसा लगता है कि कथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, बस किरदारों का मंच पर आना बाकी था। ये भी उसको एक ड्रामा बता रहे हैं, सब मिली भगत है। और ये भी कह रहे हैं कि वर्षों तक केवल आपस में झगड़ने का स्वांग रचा गया ताकि बुनियादी मुद्दों पर कोई जवाब न देना पड़े। अब ये लड़ाई जो है जनता की आंखों में धूल झोंकने और असली जवाबदेही से कन्नी काटने का एक चतुर राजनीतिक पैंतरा था। इस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस इसमें आम आदमी पार्टी को ही लपेट रही है। ये कांग्रेस का अभी इस पर स्टैंड नजर आ रहा है इस मसले पर। और इसके अलावा मतलब कोई बयान नहीं है कांग्रेस का इस तरह का, किसी बड़े नेता का या आधिकारिक तरीके से, जो ये कहता हो, जो बीजेपी को इसमें कटघरे में खड़ा करता हो। इस पूरे मामले में उन्होंने इस तरह का नहीं रुख रखा। एक दो उनके नेता हैं राज्यों के जो अपने स्तर पे कुछ बयान दे रहे हैं अलग से, लेकिन मुख्य तौर पे जो चूंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली और नॉर्थ इंडिया की पार्टी, यहाँ के जो नेता कह रहे हैं उनका रुख बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट है। कल हमने पंजाब के कांग्रेस के बड़े नेता धर्मवीर गांधी का बयान सुनाया था, वो भी कुछ इसी तरीके का था कि ये मसला आम आदमी पार्टी तो वैसे भ्रष्ट पार्टी है, उसमें इनको, उन्होंने ये बस इतना कहा कि अगर ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, ईमानदारी के मुद्दे पे छोड़ रहे थे तो पहले ही छोड़ दिए होते, उस पार्टी में तो कुछ ऐसा है नहीं। मतलब उनके निशाने पे भी आम आदमी पार्टी बनी हुई थी। लेकिन विपक्ष की एक और बड़ी मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी, जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बड़ी साझेदार है और यूपी में कांग्रेस और सपा के मिलकर चुनाव लड़ने की उम्मीद भी फिलहाल अब तक बनी हुई है और कई मुद्दों पर वो साथ नजर भी आते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के रुख को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने क्या कहा, ये सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को यह सोचना चाहिए कि क्या विधायक उनके वहां आ रहे हैं? अगर उनके वहां आ रहे हैं तब तो हम उनकी तारीफ भी करें। ये क्या वहां पर बाहर बैठ के मैच देखने वाले लोग हैं? कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करे, मजबूत विपक्ष बने, और मैं चाहता हूं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के बचे हुए विधायक को भी सदन से बाहर करें। इसके बनस्पत वो आम आदमी पार्टी से ही लड़ रही है। कांग्रेस की परेशानी ये है, कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही है कि उसको लड़ाई किससे लड़नी है। वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती है, आम आदमी पार्टी से, और जब तक ये ऊहापोह कांग्रेस के अंदर रहेगा वो किसी राज्य में पनप नहीं सकते हैं। तो देखा आपने समाजवादी पार्टी ने किस तरह से इस कांग्रेस के पूरे रुख को उसके ऊहापोह से जोड़ा, और ये भी जोड़ा कि अब ये तय नहीं कर पा रही कांग्रेस की किससे लड़ना है, और जब तक ये उसका रवैया रहेगा वो किसी राज्य में पनप भी नहीं पाएगी। तो मतलब पूरी तरह से इस मसले पर कांग्रेस के रुख को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। अच्छा, आशुतोष वर्मा ने तो या समाजवादी पार्टी ने तो कांग्रेस पर सीधे इस मसले पर अटैक ही किया, लेकिन इंडिया गठबंधन का एक और महत्वपूर्ण घटक शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, उसके प्रवक्ता ने भी इस मसले पर कांग्रेस को तो कटघरे में नहीं खड़ा किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के पूरी तरह से साथ नजर आई और उसको सपोर्ट किया और बीजेपी पर अटैक किया। आप सुनिए कि कैसे शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का रुख इस पर एकदम अलग है कांग्रेस के रुख से। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी, गुंड और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। ये राघव चड्ढा भी बोलते थे, संदीप मित्तल जी भी बोलते थे, संदीप पाठक भी बोल रहे थे, और ये सभी लोग अचानक होलसेल में गुंडों की पार्टी में चले गए, भ्रष्ट लोगों की पार्टी में चले गए। मुझे अफसोस था जब संदीप मित्तल जी को राघव चड्ढा की जगह पर पार्टी का उपनेता बनाया राज्यसभा में, तब वो बहुत खुश दिखते थे। अचानक उनके संस्थान के ऊपर ईडी की रेड्स हो गई, धुआंधार रेड चली 2-3 दिन। अब संदीप मित्तल भी डर के मारे
बीजेपी में चले गए। तो आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से इस सारे दल बदल के लिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, जो कांग्रेस के अब तक के रुख से बिल्कुल अलग है। उसने कहीं भी जो है इस मसले पर ऐसा नहीं कहा कि आपको बीजेपी ने कोई झटका दिया है, बल्कि ये ज्यादा उसको मिली भगत बता रहे हैं कुछ, और कुछ ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की राजनीति विचारधारा से लेना देना नहीं। इसमें हमको ये ध्यान में रखना होगा कि दरअसल ये क्यों है ये फर्क। इस फर्क की एक सीधी वजह ये है कि आम आदमी पार्टी का जो इमरजेंस है इंडियन पॉलिटिकल सीन में, वो बीजेपी विरोध से नहीं शुरू हुआ है, वो कांग्रेस विरोध से शुरू हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो कांग्रेस को बेदखल करके आई। जो बीजेपी 15 साल से नहीं कर पा रही थी, कांग्रेस को सत्ता से नहीं हटा पा रही थी, वो काम आम आदमी पार्टी ने कर दिया और उसके बाद से कांग्रेस को दिल्ली में लगभग खत्म कर दिया और उसकी वजह से वो चर्चा में आई। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके, जहां पे बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस थी और उसको बीजेपी वहां उसका उतना ज्यादा मौजूदगी नहीं थी कि वो हटा सके, तो आम आदमी पार्टी ने ही वहां कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया और आज भी सत्ता में मजबूती से बनी हुई है। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो रिलेशन है वो कुछ अलग तरह का है। पंजाब के नेताओं का इसलिए और भी तीखा इस पे रवैया रहता है। सुखपाल सिंह खैरा एक पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो पहले कभी आम आदमी पार्टी में बरसों पहले हुआ करते थे, फिर वो छोड़ के उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचे। और उन्होंने भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहा, सुनिए। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का कंप्लीट फोकस पैसे की राजनीति के ऊपर है, क्योंकि ये 6 के 6 जो सांसद हैं, इनमें से बहुत ज्यादा जो अमीर आदमी कॉर्पोरेट बिजनेसमैन थे, जिनका आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ कुछ लेना देना नहीं था, उन्होंने ये राज्यसभा की सीटें केजरीवाल से खरीदी थी और अब उनको एक ज्यादा बढ़िया दुकान मिल गई। उन्होंने अपनी जो सांसद की सीटें थी वो दूसरी दुकान में जाकर के अपना माल बेच दिया। आज तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ये कोट बहुत बिफिटिंग है। वो बोलते हैं कि थे आए तवैफों के कोठे बंद करवाने, थे आए तवैफों के कोठे बंद करवाने, सिक्कों की ठनकार सुनी, पैसे की ठनकार सुनी, खुद ही मुजरा कर बैठे। तो ये आपने सुना किस किन शब्दों में, तीखे कड़वे शब्दों में वो हमला कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसदों पर और पार्टी के पूरे नेतृत्व पर भी, सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से बगावत करके उसको बड़ा झटका देने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आज अपने को सच्चा देशभक्त बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो सही लोग थे वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब वो ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहते हैं और ईमानदार लोगों के लिए आम आदमी पार्टी में जगह नहीं है, वगैरह वगैरह। सुनिए राघव चड्ढा किस तरह से इन आरोपों के बीच में वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि हर ईमानदार मेहनतकश आदमी को ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची और आम आदमी पार्टी अब एक ऐसे गलत रास्ते पर चल रही है जिससे कोई अपना नाता नहीं रखना चाहता। इसी के चलते एक एक करके तमाम लीडर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान ये ताकत देता है, ये प्रावधान देता है चुने हुए सांसदों को कि यदि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनकी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में चली गई है या पार्टी गलत रास्ते पर जा रही है, तो वे अपनी पार्टी को त्याग सकते हैं, अधिकांश सांसद अगर चाहें, और उसके लिए 2/3 या 2/3 से ज्यादा की लिमिट तय करी गई। इस केस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। और जो लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता, कि डर कर चले गए आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर गए आम आदमी पार्टी से। तो आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपना पक्ष रखा। अब एक तरफ कांग्रेस है, कहीं कभी मिली भगत बता रही है, करप्शन का वो बता रही है, और दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे जैसे दल हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस कर दिया, डरा धमका के ले आए। इन सब
इस तरह के अलग अलग वर्जन हैं, इसमें आपको तय करना है कि आपको क्या ज्यादा सही लगता है। लेकिन एक और जो मसला, इसमें से बड़ा मसला ये निकल के आ रहा है कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो किस राह चलने की तरफ नजर आ रहा है, वो कहाँ दिख रहा है, उसका डायरेक्शन क्या अभी नजर आ रहा है। और इसमें मसला केवल आम आदमी पार्टी तक ही नहीं सीमित है। एक और इस समय जो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बना हुआ है पश्चिम बंगाल का, जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी में घमासान छिड़ा हुआ है, उस मोर्चे पर भी कांग्रेस का अप्रोच वो नहीं है जो दूसरे दलों का है। कई सारे दल, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और आरजेडी, ये सब किसी न किसी रूप में मॉरल सपोर्ट देते नजर आते हैं ममता बनर्जी को। कोई शेरनी कहता है, कोई कहता है बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है, उसको घेर दिया है बीजेपी ने, वगैरह वगैरह। लेकिन कांग्रेस इस मामले में पश्चिम बंगाल में जो अपना चुनाव प्रचार कर रही है उसमें उसका रुख अलग है। वो खुले तौर पर जो है खुलकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों पर समान रूप से हमला कर रही है। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, उन्होंने भी वहां जाकर के इस तरह की बातें कही हैं। और उनका एक भाषण तो हम नहीं सुनाएंगे, लेकिन उनका ट्वीट जो कांग्रेस ने शेयर किया है वो आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने किस तरह से कहा है कि बीजेपी और टीएमसी के भ्रष्टाचार ने पश्चिम बंगाल को तबाह कर दिया है। आज प्रदेश का युवा परेशान है और महिलाएं असुरक्षित हैं, इसीलिए जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। अब वो परिवर्तन के लिए तैयार है कह रहे हैं, और ये जानते हैं कि परिवर्तन जब आएगा, अगर परिवर्तन बंगाल में आता है तो कांग्रेस के सत्ता में आने की तो संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो परिवर्तन आएगा तो वहां बीजेपी आएगी, परिवर्तन का नारा बीजेपी भी दे रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को और टीएमसी को एक साथ खड़े करके और कह रहे हैं कि जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी की ये परिवर्तन की अपील किस तरफ ले जा रही है? अब उन्होंने एक और लाइन ये भी कही कि जैसे बीजेपी के एमएलए एमपी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं तो बीजेपी सरकार उनको संरक्षण देती है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी सरकार आरोपियों को बचाती है। आरजी कर रेप एंड मर्डर केस का उदाहरण हमारे सामने है, यानी कोई जवाबदेही नहीं है। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। वो राहुल जहां प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करते हैं तो टीएमसी पर भी करते हैं, कहते हैं वो भी उतने ही भ्रष्ट हैं। और ममता जी ने पश्चिम बंगाल से जो वादे किए थे वो सब जो है लोगों को कोई पूरे नहीं किए। वहां पे 84 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। ऐसी तमाम बातें राहुल गांधी तीखा हमला करने में कहीं कोई मुरव्वत नहीं बरत रहे हैं। और ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि वहां भी वही मसला है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया, वैसे ही पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को सत्ता से बेदखल करके ममता बनर्जी जब आई सत्ता में, तो कांग्रेस में शायद ये कसक कहीं ना कहीं बनी हुई है कि ममता बनर्जी कभी कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, छोड़ के उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और सत्ता में जब वो आई तो एक तरह से कांग्रेस के लिए वहां जमीन बची नहीं। तो वो अपनी बची जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां इंडिया गठबंधन के तौर पे नहीं, वो एक ही पलड़े में दोनों को रख रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी दोनों को एक पलड़े में रखकर राहुल गांधी चल रहे हैं। तो ये एक दिलचस्प नजारा इस वक्त देश के राजनीतिक थिएटर में नजर आ रहा है, जहां पे बीजेपी पर हमला करने में, खास दिल्ली में जो हुआ आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ उस मसले पर, और पश्चिम बंगाल में जो इस समय चल रहा है चुनाव, इन दोनों में कांग्रेस बाकी विपक्षी दलों से एक अलग लाइन लेती हुई नजर आ रही है, जहां पे उसका जो सुर है वो विपक्ष से कम मिलता नजर आ रहा है, उसको कटघरे में खड़ा करता ज्यादा नजर आ रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे टीएमसी हो। तो ये सब एक दिलचस्प नजारा इस वक्त है राजनीति के मंच पर। अभी फिलहाल इतना ही। ऐसी दिलचस्प राजनीतिक खबरों और विश्लेषण के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।